चलिए तो टाइम कंज्यूम नहीं करते हुए आपके लिए सारी जो है प्रत्येक टेंस और उसके प्रत्येक एस्पेक्ट के एडवर्ब को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलिए उनको समझते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहला है आपके इंडेफिनिट या आप कह सकते हैं सिंपल, ठीक है, प्रोग्रेसिव या आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। ये एडवर्ब्स हैं जो आपको एक स्पेसिफिक टेंस के एस्पेक्ट की जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले एडवर्ब को जानने से पहले एक चीज़ आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक एडवर्ब केवल एक ही टेंस की या केवल एक ही टेंस के एक ही एस्पेक्ट की जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, ठीक है। कुछ ऐसी एडवर्ब होती है जो एग्जैक्ट एक ही टेंस के एक ही एस्पेक्ट की आइडेंटिफाई में हेल्प करती है, लेकिन कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती है जो एक से अधिक टेंस और एक से अधिक एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो चलिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करते हैं। ये इसलिए एक साथ लिखें ताकि आप जो है ना एक टेंस और दूसरे टेंस और उनके एस्पेक्ट के बीच में जो एडवर्ब का कॉम्बिनेशन है उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऑलवेज, ऑफन, डेली, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, ऑफन प्राय, डेली प्रतिदिन। ये किसको शो कर रहे हैं? रेगुलरिटी को, निरंतरता को शो कर रहे हैं कि ये जो आपके रिपीटेड एक्शन को शो कर रहे हैं। कौन से एक्शन को? रिपीटेड एक्शन को। तो यहां पर ध्यान दें, ऑलवेज, ऑफन, इनको नेवर, ये मैंने वापस पास्ट में भी लिए हैं, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है और पास्ट इंडेफिनिट में भी है। तो यहां पर एक चीज समझनी होगी, रिपीटेड एक्शन जो है प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि वो रिपीटेड एक्शन आपको किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। अगर प्रेजेंट की ओर इंडिकेट कर रहा है तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर पास्ट की ओर इंडिकेट कर रहा है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये इंडिकेशन आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहां पर संभवतः डबल क्लोज का यूज हो सकता है, दो उपवाक्य आ सकते हैं, और एक उपवाक्य तो अपने आप में फुलफिल होता है और दूसरे उपवाक्य में क्या होता है, ब्लैंक दे रखी होती है, खाली जगह दे रखी होती है, और वहां पर अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, जो एक अनफुलफिल्ड है ना, जिसमें अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसके साथ में जो क्लोज दिया हुआ है ना, वो आपको हेल्प करेगा उस टेंस को या उस एस्पेक्ट को पहचानने में। कैसे? जैसे अगर हम बात करते हैं एज, सोन, एज, ही, यहां पर अगर पास्ट फॉर्म है तो इसके बाद में भी आप जान सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के साथ में पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, प्रोग्रेसिव एक्शन है तो पास्ट प्रोग्रेसिव आ सकता है, और परफेक्शन है तो पास्ट परफेक्ट आ सकता है, जहां पर आप जो है बिफोर और आफ्टर देखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है दो क्लोज का यूज होने का, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। रेयरली, बेयरली, सेल्डम, ठीक है, ये आपके क्या होती है? नेगेटिव एडवर्ब्स होती है। क्या होती है? नेगेशन देने वाली एडवर्ब्स होती है, नकारात्मक भाव देने वाली एडवर्ब्स होती है, ठीक है ना, जो आपके फ्रीक्वेंसी, रेगुलरली फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। और इसके बाद में आपके टुडे, टुनाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, एट नून, ठीक है, या एट के साथ में कोई एग्जैक्ट या पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है, टिल और अनटिल, ठीक है ना। तो टिल और अनटिल में भी क्या होता है, मतलब कि यहां पर जैसे आप एक एग्जाम्पल समझते हैं, वेट टिल आई कम बैक, वेट टिल आई कम बैक। तो यहां पर ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा, इधर भी तो क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, और इसका सब्जेक्ट तो यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो आपने
काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में भी तो कौन से टेंस का प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। और यहाँ पर देखिएगा ये भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका ओमिटेड है तो यू है, और यू है तो इसका मतलब है प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आ रखी है, और आई के साथ वैसे ही हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि डबल क्लोज भी है ना, और टिल और अनटिल का यूज भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर खाली जगह दे रखी है तो आप इसको देखेंगे ब्लैंक है तो, है ना, और यदि यहाँ पे ब्लैंक दे रखी है तो इसको, तो मेरे कहने का मतलब है एक क्लोज में जहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपसे पूछिए तो दूसरा जो फुलफिल है उसकी ओर ध्यान दें, ठीक है ना। अच्छा, इनका और इन पास्ट का कॉम्बिनेशन कैसे है, तो कुछ एडवर्ब्स तो है जो दोनों में कॉमन है। अब देखिएगा जैसे यस्टरडे है, लास्ट डे है, वी लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, ठीक है ना, अगो है, लॉन्ग अगो है। ये जो एडवर्ब्स है वो तो पर्टिकुलरली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको इंडिकेट कर रही है, आपके पास्ट को। लेकिन ये कुछ एडवर्ब है जो फ्रीक्वेंसी लेके आ रही है ना, रिपीटिशन लेके आ रही है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकती है और पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा जो रिपीटेड एक्शन होता है ना, कौन सा एक्शन होता है, रिपीटेड एक्शन, ठीक है ना। रिपीटेड एक्शन सामान्यतः किसको शो करता है, हैबिचुअल एक्शन को। किसको शो करता है, हैबिचुअल एक्शन को, मतलब आदतीय कार्यों को, क्योंकि जो रिपीटेड एक्शन है वो हैबिचुअल होता है, ठीक है ना। तो अब ये प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे इन प्लस अगर टाइम दे रखा है, कोई ईयर दे रखा है, तो वो किसको शो करता है, पास्ट को। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी अपन जैसे 2020 में चल रहे हैं, ठीक है ना, इससे पहले का कोई ईयर है और इन है तो वो पास्ट को, लेकिन आगे का है तो फर्दर टाइम को शो कर रहा है तो वो फ्यूचर को, किसको इंडिकेट करेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट को। और इसके अलावा टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, ये तो है फ्यूचर का कोई भी टाइम है या सीजन है या सेशन है, ठीक है ना। वो आपको किसको एक्सप्लेन इंडिकेट करेगा, जो एक्सप्लेन करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट को, ठीक है ना। अब देखो इसमें तो और भी वेरिएशंस हैं एडवर्ब्स में, आपको जैसे प्रोग्रेसिव है ना, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। कैसे देखिएगा, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, ठीक है। यहां पे देखिएगा दिस का क्या हो जाता है, दैट, एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दैट टाइम, दैट मोमेंट, ठीक है ना। दीज डेज का दोज डेज। तो क्या है कि यहाँ पे देखिएगा एडवर्ब्स में सिमिलरिटी ज्यादा है, प्रेजेंट दिस या दीज प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, जबकि दैट या दोज पास्ट को, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके गोइंग ऑन एक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, गोइंग ऑन एक्शन आ रहा है। और स्टिल और नाउ, जो प्रेजेंट टाइम को नाउ एडेज, स्टिल है, नाउ है, नाउ एडेज है, ये आपके प्रेजेंट को, प्रेजेंट की कंटिन्यूटी के बारे में, प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में आपको इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि इनका पास्ट क्या हो जाता है, देन। अब देखो इस प्रकार से जब आप कंपैरेटिव एडवर्ब पढ़ेंगे ना, तो एक फायदा आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में होगा, क्योंकि नरेशन में क्या होता है, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन होते हैं, वहां पर भी फायदेमंद रहेगा। अब देखिएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव में क्या होता है, आपकी प्रेजेंट वाली, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वाली एडवर्ब है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एडवर्ब के साथ में कौन सी एडवर्ब का ऐड होना जरूरी है, फ्यूचर की एडवर्ब का, है ना। और ये आपको गोइंग ऑन एक्शन दे रही है, और ये फ्यूचर की एडवर्ब आपको किसके बारे में रेफरेंस दे रही है, फ्यूचर के बारे में। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की एडवर्ब भी अब इनके साथ में फ्यूचर की एडवर्ब ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगी, फ्यूचर प्रोग्रेसिव की एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो परफेक्ट में सीधी सी बात है, वो एडवर्ब्स आने वाली है जो परफेक्शन शो कर रही है, क्या शो कर रही है, परफेक्शन, ठीक है। जैसे रिसेंटली, ऑलरेडी, यट, सोफा, जस्ट, जस्ट नाउ, ये परफेक्शन शो कर रही है, किसका परफेक्शन, प्रेजेंट का। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें, यट और सोफा जो एडवर्ब है ना, उनका यूज जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंस में, और ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस में या नेगेटिव सेंस में इनका यूज होता है, क्लियर। अब देखो इनके और इनके एडवर्ब में ज्यादा कोई विशेष फर्क नहीं है, लेकिन जब आप पास्ट परफेक्ट को समझने जाते हैं ना, तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ही यूसेज आप पढ़िएगा, दो एक्शन है, कितने एक्शन है,
दो एक्शन है, दो टास्क है, दो कार्य है और दोनों ही क्या है, फिनिश्ड है, कंप्लीटेड है। दोनों ही किस कंडीशन में, कंप्लीटेड है, ठीक है ना। तो दोनों ही पूर्ण है अपने आप में, लेकिन ध्यान रखिएगा एक पहले पूरा हुआ और एक बाद में पूरा हुआ, दोनों एक साथ पूरे नहीं हुए। अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हुई है, मतलब यह है कि दोनों के बीच में आप टाइम का डिफरेंस का पता नहीं कर पा रहे हो, तो दोनों में किसका प्रयोग होगा, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। दो ऐसी घटनाएं जो ऐसे घटित हुई है कि दोनों के बीच में समय का आप जो है डिफरेंस का पता नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों में किसका यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे एज सून एज है, ठीक है ना, जो कंजंक्शन का प्रयोग होता है। अब देखो दूसरा क्या होता है कि जब एक घटना तो घटित हो गई, लेकिन दूसरी घटना जो है उसके साथ में एक घटना जारी है, या एक घटना जारी है उसके साथ में कोई टास्क है, वो इवेंट है, वो हैपेंड हुई है, घटित हुई है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो तो गोइंग ऑन है, जो गोइंग ऑन एक्शन था उसमें तो पास्ट प्रोग्रेसिव आ जाएगा, और उसके साथ में जो घटना घटित हुई उसमें क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ऐसी दो घटनाएं जो दोनों ही पूरी है, दोनों यहां पर भी पूरी थी, दोनों यहां पर भी पूरी है, दोनों में डिफरेंस का ध्यान रखना कि यहां पर जो दोनों घटनाएं है ना वो ऐसे घटित है कि आप दोनों के बीच में समय को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो डिफरेंस है ना, समय का गैप है ना दोनों के घटित होने के, वो आपको पता नहीं है, वो कंफर्म नहीं है, वो क्लियर नहीं है, वो ऑब्वियस नहीं है, तो दोनों में आप किसका प्रयोग करोगे, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। जबकि यहां पर देखो एक घटना तो पहले हुई और एक घटना बाद में हुई, इसका मतलब क्या है, दोनों घटनाएं पूरी तो है लेकिन सेपरेट है, अलग अलग है, अलग अलग है। इसका मतलब है एक घटना पहले घटित हुई और दूसरी घटना उसके बाद घटित हुई। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो घटना पहले घटित हुई है उसमें आप किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, और जो घटना बाद में घटित हुई है उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। तभी तो अपन विशेष तौर से यहाँ पर कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। जैसे बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में, तो बाद में क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो पहले क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट के साथ में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट आता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट प्रोग्रेसिव आ सकता है, पास्ट परफेक्ट आ सकता है और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ सकता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है ना। अच्छा, अभी आपने समझा दो घटना जिनके बीच में टाइम जो है वो क्लियर नहीं है, कि मतलब दोनों के बीच में टाइम का पता नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। एक घटना उसके साथ में जारी थी तो उसमें क्या जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट प्रोग्रेसिव। ये घटना पहले हुई और एक बाद में, तो पहले हुई तो वहां पर पास्ट परफेक्ट और दूसरी में पास्ट, हाँ, और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें, यदि एक क्लोज में पास्ट परफेक्ट है, एक क्लोज में तो पास्ट परफेक्ट का यूज हो रखा है और उसके साथ में एक और क्लोज आ गया जिसमें आपको ब्लैंक दे रखी है, तो उसमें हमेशा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अच्छा, एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ऑलरेडी क्लोज है, उसके साथ में एक और क्लोज आ गया और उसमें ब्लैंक है, तो हमेशा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के साथ में भी या तो पास्ट की एडवर्ब आ सकती है और या पास्ट का कोई क्लोज आ सकता है। पास्ट का क्लोज आएगा ना तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का आएगा। क्लियर। अब देखो यहां पर ध्यान करते हैं अपन सिंस और फॉर, भाई प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी आ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी आ रहे हैं और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में भी आ रहे हैं। अच्छा, सिंस के साथ कैसा टाइम आ रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है, डेफिनेट टाइम आ रहा है। फॉर के साथ कैसा आ रहा है, पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है ना। अच्छा, इनको समझने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सिंस के बाद कैसा टाइम आता है, जो आप कैलेंडर में मेंशन कर सकते हैं, जो भी कैलेंडर में मेंशन होता है ना वो हमेशा ध्यान रखना, उसके पहले क्या आता है, सिंस। और जो कैलेंडर में मेंशन नहीं होता है जनरली उसके पहले किसका प्रयोग होता है, फॉर का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जहां पर समय की अवधि की बात हो रही है वहां पर हमेशा फॉर आता है, ठीक है ना।
अब देखो एक चीज कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव और फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को कैसे मतलब पता करेंगे। अब देखिएगा, सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा है और कोई एडवर्ब नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्लियर। इनके साथ में या तो कोई पास्ट की एडवर्ब आ गई और या फिर ऐसा क्लोज आ गया साथ में जिसमें कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, सिंस या फॉर यहाँ पे, टाइम भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, या तो फ्यूचर की क्या आएगी, एडवर्ब, और या फिर फ्यूचर का कोई क्या आएगा, क्लोज, तो वहां पर कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्लियर। अब देखो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या है कि यहां पर अपन केवल एक जो टाइम है, ठीक है ना, या कोई एग्जैक्ट टाइम भी हो सकता है या पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें अपन क्या करते हैं कि एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सप्ताह तक या इस महीने तक या इस वर्ष तक या इतने घंटे में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई कार्य घटित हो जाएगा, मतलब उसके पूरे होने की, उसके परफेक्शन के बारे में अपन क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहां पर आपके कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। देखो और बता देता हूं मैं आपको, हिंदी की पहचान रटना एक टेंस को समझने का कोई सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। केवल एडवर्ब से आप टेंस को और टेंस के प्रत्येक एस्पेक्ट को आप कभी नहीं समझ सकते, क्लियर। हाँ, छोटी क्लासों में जनरली क्या होता है कि एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पर जो है सीधा सा एडवर्ब का यूज होता है और उन एडवर्ब को पहचान कर आप जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन कई बार मिसगाइडेड भी हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ऐसी एडवर्ब है जो तो एग्जैक्ट टेंस की पहचान कराती है, लेकिन कुछ ऐसी एडवर्ब है जो एक से ज्यादा एस्पेक्ट की पहचान कराती है। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, देखिएगा, टेंस को समझने के लिए पहले अपन ने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कर ली, ताकि अपन एडवर्ब को पहचानेंगे और एडवर्ब को पहचान कर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो ब्लैंक में है ना, ब्रैकेट में जो फॉर्म ऑफ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है, ठीक है ना, हमेशा उसका कौन सा रूप आना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब अगर आनी है, तो वो अपन पता करते हैं। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, पहली चीज क्या है, एडवर्ब, लेकिन एडवर्ब के बाद में आपको किस पर फोकस देना चाहिए, उसके यूसेज पर, और तीसरी बात है उसके कॉम्बिनेशन पर। यूसेज अपन इसके बाद लेंगे, ठीक है ना। एडवर्ब को पढ़ा, अब एडवर्ब के बाद में अपन क्या करेंगे, एक एक टेंस का जो अनुप्रयोग है, उनका जो यूज है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशंस में, ठीक है ना। जैसे अब केवल एडवर्ब की बात करें, ठीक है ना, अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, क्या है, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है ना। अब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन क्या है, ज्ञानेंद्रियों की बोध कराने वाली क्रियाएं हैं, है ना। अब क्या होगा कि वहां पर एडवर्ब कौन सी आएगी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की, लेकिन वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हमेशा कौन से टेंस में प्रयुक्त होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। अच्छा, वहां पर एडवर्ब किसकी आएगी, पास्ट प्रोग्रेसिव की, लेकिन ये हमेशा प्रयुक्त किस में होगी, पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं वर्ब ले रहा हूं हियर, ठीक है, हियर यानी सुनना, क्लियर। अब मैं अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस की एडवर्ब है और उस टेंस में मैं लेना चाहूंगा तो उसके साथ आईएनजी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज होगा। और जैसे ही मैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के साथ में आईएनजी ऐड करूंगा, ये क्या बन जाएगी, जेरंड। क्या बन जाएगी, जेरंड। जेरंड क्या होती है, वर्बल नाउन होती है। जेरंड क्या होती है, वर्बल नाउन। वर्बल नाउन का मतलब दिख कैसे रही है, वर्ब की तरह, काम की किसका कर रही है, नाउन का काम कर रही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसी जो वर्ब्स हैं उनमें आप केवल एडवर्ब को देखकर उस वर्ब का जो है एग्जैक्ट आप टेंस और एस्पेक्ट का प्रयोग कर ही नहीं सकते, और करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आ जाती है, यूसेज आ जाती है, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।